हैं? तो इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इसका उत्तर होगा ठोसों के कणों के बीच में अत्यधिक अंतराणुक आकर्षण बल होता है, जिस कारण वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस के अंदर अंतराणुक जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जिसके कारण ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? अब ठोसों को जो आयतन होता है वो निश्चित क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा ठोसों के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। जो ठोस के जो अणु होते हैं उसमें बहुत कम क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोसों को आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात ठोस के अंदर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, और जिसके वजह से इनकी जो मध्यमान स्थिति होती हैं, जो दोनों ओर केवल कंपन कर सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं? केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोसों को आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो अपने कॉपी में इसे उत्तर को क्या करिए? नोट करते चलिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 समझेंगे। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ केमिकल के नाम रखे गए हैं, पदार्थ के नाम रखे गए हैं, तत्वों के नाम रखे गए हैं। इसमें से बताना है कौन अक्रिस्टलीय है और कौन क्रिस्टलीय ठोस है। पहला जो दिया गया है पॉलीयूरिथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच, तांबा। इसमें से बताना है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं। यदि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट में जा करके इस पूरे पाठ को जब ठोस अवस्था के बारे में जब समझ लेंगे तो और अच्छा से अभ्यास समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन होते हैं। तो पॉलीयूरिथेन जो होते हैं अक्रिस्टलीय में आते हैं, टेफ्लॉन आते हैं, सेलोफोन आते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आते हैं और रेशा कांच आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन होते हैं। तो नेपथलीन आते हैं, बेंजोइक अम्ल आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट आते हैं और तांबा आते हैं। ये क्या हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। दोनों का अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख लीजिए। पूरे पाठ को अच्छे से समझाया गया है। 11 भाग का वीडियो अपलोड है, वहां से जाके एक बार जरूर देखिए। अब अगला प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें द्रवों की तरह बहने का गुण पाया जाता है। यद्यपि यह गुण कांच में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। माने बहने का जो गुण होता है वह क्या होता है? कांच के अंदर बहुत कम होता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कांच में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या है? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो एक ठोस है और उस ठोस का जो अपवर्तनांक जो है सभी दिशाओं में समान रूप से क्या है? प्रेक्षित होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है, अतः यह समदैशिक प्रकृति का है। तो ध्यान दीजिए, समदैशिक का अर्थ हो गया जिसका अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान होता है, उसे समदैशिक कहते हैं। और सभी अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान नहीं होता है, उसे विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। तो समदैशिक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में क्या हो, समान है, अतः समदैशिक प्रकृति है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण क्या होता है, प्रदर्शित नहीं करता है। विदलन का गुण का मतलब टुकड़े टुकड़ों में बांटने को ही क्या कहते हैं, विदलन। विदलन का गुण जो है इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या करता है, नहीं प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न का उत्तर। अपने कॉपी में इसे लिखेंगे तभी जा करके अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला जो प्रश्न है, उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम, सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इसको बताना है कि कौन से इसमें आयनिक ठोस है, कौन सा संयोजक ठोस है, कौन आणविक ठोस है, कौन धात्विक ठोस है, इसको छांटना है इसमें से। तो यदि आप आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस नहीं जानते हैं परिभाषा, उदाहरण, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में नहीं जा पाते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसमें इस वीडियो का लिंक है, वहां से जा करके भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कौन कौन होते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट होता है, जिंक सल्फाइड होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयनिक बंध रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये सब आयनिक ठोस कहलाते हैं। कौन कौन है, पोटेशियम सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस कौन कौन है, तो ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्योंकि ये क्या है, विशाल सहसंयोजक बंध रखते हैं। जो सहसंयोजक बंध होते हैं कौन कौन है, इसमें ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, और ये विशाल सहसंयोजक बंध को बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आणविक ठोस। इसमें कौन कौन से आणविक ठोस है, तो याद रखिए, आणविक ठोस बेंजीन होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, जल होता है, आर्गन होता है, क्योंकि यह सब क्या है, आणविक बंध रखते हैं। क्या बंध रखते हैं, आणविक बंध रखते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको, तभी समझ में आएगा जब इसके परिभाषा आप पहले से जानते हैं, तब तो और अच्छा है। नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के 11 वीडियो अपलोड है, वहां से इस पाठ का संपूर्ण जानकारी पहले रख लीजिए, तब अभ्यास वाले प्रश्नों को बारे में समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम जानेंगे धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस कौन है, तो रुबिडियम, टीन, क्योंकि यह क्या है, धातु हैं। तो धात्विक ठोस में कौन कौन है, तो रुबिडियम और टीन है, क्योंकि यह क्या है, धातु में आते हैं, इसलिए धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 को अब अच्छे से समझेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। जो ठोस ए जो है अत्यधिक माने ठोस ए जो माने ऐसा ठोस का आपको नाम बताना है जो वह कठोर भी है और ठोस गलित दोनों अवस्था में वो क्या है, विद्युत रोधी है। उस ठोस का क्या नाम है, तो ठोस का नाम ए रखा गया है, और ए का नाम ही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा ठोस है जो गलित भी अवस्था में वो क्या हो, विद्युत रोधी हो, कठोर अवस्था में क्या हो, विद्युत रोधी हो, और अत्यंत उच्च ताप पर
पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो आपको बताना है ये किस प्रकार का ठोस है जो यह दोनों गुण उसके अंदर है। तो ऐसे ठोस को कौन सा ठोस कहेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे सहसंयोजी ठोस होते हैं या अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं, जो कठोर भी होते हैं, गलित अवस्था में वो क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, और उसे उच्च ताप पर जब पिघलाया जाता है तो वह पिघल भी जाता है। वह कौन सा ठोस है? तो सहसंयोजी ठोस कहा जाता है, और उसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, हर एक उत्तर को अपने कॉपी में नोट करिए अच्छे से। अब प्रश्न नंबर 8 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के क्या हैं? चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वह गलित अवस्था में क्या होते हैं? चालक होते हैं। अगर ठोस अवस्था में कर दिया जाए तो अवस्था में वह ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में अगर हो जाता है तो वह चालक नहीं होते हैं। वह व्याख्या कीजिए। तो आपको इसका उत्तर लिखेंगे, पिघली या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक आयन मुक्त करते हैं। जो पिघला हुआ रहता है ठोस या गलित अवस्था में, गला हुआ अवस्था में रहता है, तो उसमें आयनिक यौगिक जो होते हैं आयन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, जिस कारण वे विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब यह है कि इसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जबकि वह ठोस अवस्था में आयन प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो ठोस अवस्था में जब वह कौन सा ठोस? आयनिक ठोस की बात किया जा रहा है, तो वह आयनिक ठोस जो होते हैं वह ठोस अवस्था में क्या होते हैं? आयन प्रबल आकर्षण से जुड़े होते हैं, जिस कारण वे गति नहीं कर सकते हैं। अर्थात ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो ठोस अवस्था में रहेंगे तो वह विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ यह है कि उसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किस अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पे हो रहा है? तो गलित अवस्था में या पिघली अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और ठोस अवस्था में यहाँ पर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वह किस ठोस में ऐसा होता है? तो वह ठोस आयनिक ठोस में ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 8 को समझ में आ गया होगा, तो अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में। और प्रश्न नंबर 9 है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध्यता और तन्य होते हैं? तो किस प्रकार का ऐसा ठोस है जिसके अंदर चालक का गुण भी हो, आघातवर्धनीयता का गुण भी हो और तन्यता का भी गुण हो? तो चालक का मतलब उसके अंदर धारा का प्रवाह होता हो। आघातवर्धनीयता का मतलब कि उसे पीटने पर चादर के नुमा बन जाता हो। तन्य का मतलब उसे पीटने पर तार के नुमा बन जाता हो। तो वह कौन सा ठोस कहलाएगा? तो याद रखिए वह ठोस कौन ठोस होता है? जिसमें चालक का गुण हो, आघातवर्धनीयता हो, तन्यता हो, धन आयन बनाता हो। सब हम अभ्यास में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। बैक में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में 11 भाग का वीडियो अपलोड है। ठोस अवस्था में 11 भाग का वीडियो अपलोड है। उस वीडियो को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वह ठोस कौन सा ठोस होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है? तो वह धात्विक ठोस होता है। तो उत्तर लिखेंगे, विद्युत के चालक आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? धात्विक ठोसों में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 10 समझेंगे।
जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल पेपर में आ चुका है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर अभ्यास में भी बताया जा चुका है, एक बार और यहाँ पर भी रिवीजन करते हैं। किसी ठोस का जालक बिंदु उस क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण के स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके घटक कण को स्थिति को वह क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। और यह जो होते हैं अणु आयन या अन्य किसी प्रकार के कण हो सकते हैं। यह जो जालक बिंदु होते हैं जो उनके अणु जो आयन या अन्य किसी प्रकार के वो क्या होते हैं, कण हो सकते हैं। तो जालक बिंदु का मेन आपका जो है क्या प्रदर्शित करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण को स्थिति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आज इस भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर को बताया गया है। कल के वीडियो में 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। आप लोग प्रतिदिन ये 7 बजे